हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2022 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। इन सब संख्याओं के बारे में, जितनी भी टाइप की संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं के बारे में समझेंगे। और इसी लेक्चर में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें क्या है, 1। 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाती है। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों में सिर्फ 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। दोनों जाती इनफाइनाइट तक। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, उसमें अगर 0 हटा दिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। और अगर प्राकृतिक संख्या में 0 बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या का जो सबसे छोटा अंक होता है वो कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पूर्ण में 0 होती है। इसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। तो इंटीजर नंबर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। इसके साथ में 0 भी है, 0 भी एक पूर्णांक है। और 0 के पहले क्या लिखा है, निगेटिव में यही 1 जो लिखा है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्णांक में हम लोग कहाँ तक बात करेंगे, 0 लिख लिया आपने, 0 के इस साइड में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इस साइड में 0 के क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है। इधर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये धनात्मक पूर्णांक है। जो इधर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो 0 है वो 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और लोग पूछते भी हैं कि 0 एक धनात्मक पूर्णांक होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक होता है। 0 के राइट साइड में आप जाएंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक है, 0 के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में हो, पहली बात जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें। दूसरी चीज ये है कि जो नीचे वाली चीज है इसमें P जो है वो अंश है और Q जो है वो हर है। तो यानी कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर आपको परिमेय संख्या की डिफिनीशन याद करनी है तो 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन जो P/Q के फॉर्म में हो। दूसरी चीज Q जो यानी कि नीचे वाली जो चीज है वो 0 ना हो। और तीसरी चीज है P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है 22/7 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0/1 इसको लिख सकते हैं। 0/1 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में है, नीचे वाली चीज 0 नहीं है और ये ऊपर और नीचे जो भी लिखा है ये पूर्णांक। 1 भी एक पूर्णांक होता है। इसमें भी वही है 3/4 ये P/Q के रूप में लिखा है। कभी भी आपसे कोई भी नंबर दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपको सिंपली एक काम करना है, 3 कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो बटे में 1 लगाकर आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी चीज है जो नीचे वाली चीज है वो 0 तो नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, सेकंड कंडीशन हो गई।
तीसरी कंडीशन है जो ऊपर और नीचे यानी कि पी और क्यू जो लिखे हैं वो पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आपका वो परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को छोड़कर शेष वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं बची उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये आपको याद करने के लिए डिफिनीशन सही है, लेकिन अगर आपके सामने कोई एक संख्या दे दी जाए और ये बताना हो कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर जितनी भी दुनिया भर की परिमेय संख्याएं ला के रख दिया जाए और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं ला के रख दिया जाए, तो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों जो संख्याएं हैं, इनसे जो संख्या इकट्ठा किया गया उस कमरे का नाम बन जाएगा वास्तविक संख्या। अब उसमें से हमने क्या किया? परिमेय संख्या को हटा दिया, तो क्या बचा उसमें? अपरिमेय बचा। तो अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन अगर आपको याद करना है तो वो ये है कि परिमेय संख्या को छोड़कर शेष वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपको याद करने के लिए सही है, किसी को सुनाना हो तो सही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन हल करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आपको ये डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी। ये डिफिनीशन क्या है? ऐसी संख्या जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो समाप्त ना हो। रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति होना, नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो समाप्त ना हो। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है डेसिमल फॉर्म। देखिए ये संख्या कभी समाप्त होगी? कभी समाप्त नहीं होगी। यानी कि जिस भी संख्या के पास ये दोनों गुण होंगे, जिस भी संख्या के पास ये दोनों गुण होंगे, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए 1.40 400 400 4 टाइम्स 0, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। यानी ये वाला गुण है इसके पास। दूसरी चीज है, इसमें किसी भी चीज की रिपीटिशन नहीं हो रहा है, कोई चीज रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर 400 लिखा है, यानी कि 4 के बाद एक बार 0 था, यहाँ 4 के बाद 2 बार 0 है, यहाँ 4 के बाद 3 बार 0 है, यहाँ 4 के बाद 4 बार 0। मतलब इसमें कोई भी चीज ना तो रिपीट कर रही है और ना ही ये संख्या कभी समाप्त होने का नाम लेती। तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखना है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हो और उसको अंडर रूट के बाहर ला ना सके तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 3 को हम बाहर नहीं ला सकते क्योंकि अंडर रूट 3 कहाँ बाहर आ पाएगा? अंडर रूट 4 लिखा होता अंडर रूट के अंदर, तो 4 को बाहर ले आते तो वो परिमेय हो जाती। लेकिन अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी है और उसको हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ऐसी संख्याएं, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है और उस अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं तो वो संख्या अपरिमेय होती है। और एक खास बात आपको याद रखना है, जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या चूंकि पाई का मान 22/7 होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई का मान, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान हालांकि 22/7 के बराबर होता है, फिर भी 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप इसके बारे में पूछेंगे, कमेंट करेंगे, ये जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो आप कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता देंगे कि यहाँ पाई का मान 22/7 होने के बावजूद भी 22/7 को हम लोग परिमेय क्यों कहते हैं और पाई को हम लोग अपरिमेय क्यों कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इस वीडियो को पॉज करके इसको एक जगह कॉपी पे नोट कर लें, जिससे आपको एक बार दोबारा रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद की हम लोग संख्याओं के बारे में अब देखते हैं। तो अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर। हमने अभी आपसे क्या बताया कि अगर आप सारी परिमेय संख्याएं एक कमरे में इकट्ठा कर दें और सारी अपरिमेय संख्याएं आप कमरे में इकट्ठा कर दें, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो टोटल संख्याएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। समुच्चय का मतलब इकट्ठा करना। सारी परिमेय संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर लें
और वही जगह पर आप अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा करें। तो जो परिमेय और अपरिमेय इकट्ठा होंगी उन टोटल संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। लेकिन फिर वही बात, ये परिभाषा सिर्फ आपकी याद करने के लिए, ये आपके क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगी। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन में हेल्प कौन करेगी? मान लीजिए आपके सामने हमने एक संख्या लिख दिया और पूछ रहे हैं कि भैया ये वास्तविक है कि नहीं है, तो उसके लिए हेल्प ये वाली लाइन करेगी। क्या है? यदि किसी संख्या का वर्ग धनात्मक अथवा शून्य हो तो वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या हमें दे दिया जाए, अगर उसका हमने वर्ग किया और वो संख्या क्या आ गई, धनात्मक आ गई, तो भी हम वास्तविक कह सकते हैं। और अगर वो संख्या 0 आ गई तब भी उसको हम लोग वास्तविक कहेंगे। यानी कि जब भी आपसे ये चेक करने के लिए कहा जाए, कोई भी संख्या आपके सामने लिख दिया जाए, सपोज करिए हमने लिख दिया अंडर रूट, जो हमने सामने लिखा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 पूछ रहे हैं कि भैया वास्तविक है कि नहीं, तो भाई आप इसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करेंगे तो ये जानते ही अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, ये 4, ये धनात्मक आया, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है अंडर रूट 4। अगर हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है, 3 बचेगा, इसका मतलब 3 एक वास्तविक संख्या है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर वो संख्या धनात्मक हो या शून्य तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, 0 का भी अगर आप वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा, तो 0 भी एक वास्तविक संख्या है। अब आपकी बात आती है कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या के लिए क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, भाई हमने आपसे क्या बताया, किसी भी संख्या का वर्ग अगर धनात्मक आ गया तो आप वास्तविक कह देंगे, अगर वर्ग करने पर 0 आ गया तो भी आप वास्तविक कह देंगे। लेकिन अगर ऋणात्मक आ गया तो उसको आप क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, जैसे यहाँ पर लिखा है अंडर रूट -2, क्या लिखा है, अंडर रूट -2, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो भाई अंडर रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा, -2, और -2 इसका मतलब इसका इस संख्या का वर्ग करने पर ये संख्या ऋणात्मक आ रही है, ऋणात्मक आने का मतलब ये काल्पनिक है। फिर भी आप इतनी चीज जान लीजिए कि जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी हो और अंडर रूट के अंदर ही माइनस लगा हो तो वो संख्या काल्पनिक होती है। अंडर रूट के अंदर ही अगर माइनस लगा है तो वो संख्या काल्पनिक होती है। और साथ में हमने आई लिखा, आई का मतलब है, आई का मान अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आई का मान होता है अंडर रूट -1। तो भैया अभी हमने आपसे बताया है कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी है और अंडर रूट के अंदर ही क्या लिखा है, माइनस लगा है, तो वो संख्या काल्पनिक होती है। तो ये संख्या काल्पनिक हो गई। अब बात आती है सम संख्या। तो ऐसी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उनको हम लोग सम संख्या कहते हैं। यही इस परिभाषा में लिखा है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जैसे इसको अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा। तो ऐसी जो भी संख्याएं 2 से विभाजित करने पर उनका शेषफल 0 आएगा, यानी कि वो पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उनको सम कहते हैं। और अगर 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो तो उसको हम लोग विषम संख्या यानी कि 8 नंबर कहते हैं। जैसे 3715 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 1 बचेगा। अगर आप 6423 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका शेषफल भी 1 बचेगा। अगर इसका शेषफल 0 बचता तो ये सम संख्या हो जाती, यानी कि पूर्णतया विभाजित मानी जाती। और अगर पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि उसका शेषफल 0 के अतिरिक्त तो कुछ बच रहा है, तो वो संख्या विषम कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग भाज्य और अभाज्य के बारे में देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि कोई भी दी गई संख्या भाज्य है कि नहीं है, तो उसके कम से कम अगर 3 गुणनखंड हो तो वो संख्या भाज्य होगी। कम से कम 3 गुणनखंड होने का मतलब, जैसे लिखा है 4, 4 किस किस के पहाड़े में आ रही है, जिस जिस के पहाड़े में आएगी वो उसका गुणनखंड होगी। जैसे 1 के पहाड़े में आएगी, 2 के पहाड़े में 4 आएगा और 4 के पहाड़े में आएगा, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं। और कम से कम अगर 3 गुणनखंड हैं तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। जैसे हम कह दें 9, 9 किसके इसके पहाड़े में आएगी, 1 के पहाड़े में आएगी, 1 का 9 से गुणा होगा 9, 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 9 के पहाड़े में 9 आएगा,
मतलब जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम ना हो, कम से कम 3 तो होवे करे, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। बात रही अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? तो जिस संख्या के एग्जैक्ट 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब केवल 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे लिखा है 2, 2 किस किस के पहाड़े में आएगी? या तो 1 के पहाड़े में आएगी या 2 के पहाड़े में। इसके एग्जैक्ट 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे लिखा हुआ है 5, 5 किस किस के पहाड़े में आएगी? या तो 1 के पहाड़े में आएगा या 5 के पहाड़े में। एग्जैक्ट इसके कितने गुणनखंड हैं? 2 ही गुणनखंड हैं। तो जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसमें एक खास बात आपको बता दें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और इकलौती एकमात्र यही संख्या ऐसी है जो कि सम होती है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। इकलौती एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। मतलब 2 जो है एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको दिखाई देंगी वो सभी विषम होती हैं। 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम है। अब बात रहती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हम उन 2 संख्याओं को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिखा है। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लिया जाए कि 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी यदि उनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे ये लिखा है 2 और 3, मतलब 2 और 3 में 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिसके पहाड़े में 2 भी आ जाए, जिसके पहाड़े में 3 भी आ जाए। 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त यानी कि इनका मासा कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब इकलौता 1 गुणनखंड मिले 1, इसके अतिरिक्त कुछ भी कॉमन दोनों में ना मिले, उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे 5 और 11, किस संख्या से, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके पहाड़े में 5 भी आएगा और 11 भी आएगा? 1 को छोड़ करके आप बताइए। तो 1 को छोड़ करके ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसके पहाड़े में 5 भी आ जाए, जिसके पहाड़े में 11 भी आ जाए। तो यदि 2 संख्याओं में, चाहे ये वाली लाइन आप समझ लें चाहे ये वाली लाइन आप समझ लें, कि अगर इन दोनों का मासा 1 आ गया तो इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं लिखी हैं ये एक दूसरे की क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इससे 15 और 16, इसमें 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 1 के पहाड़े में देखा जाए तो 1 के पहाड़े में 15 भी आएगा, 1 के पहाड़े में 16 भी आएगा। 1 के अतिरिक्त कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके पहाड़े में 15 और 16 दोनों आ जाएं। लेकिन एक खास बात इसमें यह भी है, सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। देखिए 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी एक भाज्य संख्या है, 16 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों भाज्य हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य में आपको याद रखना है, अगर 1 के अतिरिक्त जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 15 और 16 लिखा है, आपको चेक करना है कि भैया ये सह अभाज्य है कि नहीं है। तो एक ऐसा नंबर 1 के अतिरिक्त ढूंढिए जिसके पहाड़े में 15 भी आ जाए और जिसके पहाड़े में 16 भी आ जाए। ऐसा कर पाने का आप सक्षम हैं, कर पा रहे हैं ऐसा? तो ठीक, नहीं कर पा रहे हैं, 1 के अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिसके पहाड़े में 15 और 16 दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य हैं। बस ध्यान आपको रखना है, सह अभाज्य में दोनों संख्याओं में अभाज्य होना जरूरी नहीं है, भाज्य संख्या भी, ये दोनों भाज्य हैं लेकिन ये एक दूसरे के सह अभाज्य। अब बात रहती है जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर जो होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या में पहली बात तो दोनों का अभाज्य होना जरूरी है, यानी कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों। पहली बात, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 का ही होना चाहिए, तभी वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ लें, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, मतलब वो दोनों अभाज्य होनी चाहिए जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5 दोनों क्या हैं? अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का है।
ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, पहली बात तो दोनों अभाज्य होनी चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 हो, वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5 ये दोनों अभाज्य हैं, इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच का अंतर 2 है। ऐसे 11 13, ऐसे ही 17 19। इसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्या। क्या होती है पूर्ववर्ती संख्या? का मतलब किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है, जैसे हमने आपसे पूछा 10 की पूर्ववर्ती बताए, तो 10 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 9 आता है, तो 9 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। 20 का हमने पूछा तो 20 की पूर्ववर्ती 19 हो जाएगी। 28 का पूछा तो 28 से जस्ट एक पहले, तो जस्ट एक पहले यानी कि 27 इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। और जो उत्तरवर्ती है इसको परवर्ती के नाम से जानते हैं। चाहे आप इसको उत्तरवर्ती कहें यानी कि सक्सेसर नंबर, और चाहे इसको हम लोग उत्तरवर्ती को परवर्ती के नाम से जानते हैं। किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। मतलब जैसे लिखा है 50, 50 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 50 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 51 आएगा। तो 50 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 51 होगी। 100 का क्या होगा? 101 होगा। मतलब उसमें आपको एक ऐड कर देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपसे बताए थे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये यूपी टेट 15 अक्टूबर 2017 में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी हमने आपको बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। पाई है एक परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, अभाज्य संख्या की, पूर्णांक संख्या। 15 अक्टूबर 2017 में ही ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि पाई क्या है। तो अभी हमने आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा जब बताई थी तो ये बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आपको पहले लेक्चर में जितना भी केवल संख्याओं से रिलेटेड अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आपका 1 नंबर पक्का हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन निगेटिव। तो अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य सबसे छोटा, तो भाई सबसे छोटा तो कौन होता है? 2 ही होता है। वही यही क्वेश्चन देखिए 2017 में भी पूछा गया है और 18 नवंबर 2018 में जो पेपर हुआ है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये फॉल्स बताना है। असत्य कौन सा है? पहला, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्या सभी प्राकृतिक? क्योंकि प्राकृतिक तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण हमारी 0 से स्टार्ट, तो प्राकृतिक वाली सारी संख्याएं पूर्ण तो होती ही होती हैं। तो ये वाली बात सही, हमें असत्य वाला बताना, तो ये बात सही है, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन ये गलत है। सेकंड क्या लिखा? 0 एक परिमेय संख्या है, तो भाई 0 एक परिमेय संख्या होता है, ये भी बात सही है, हमें असत्य बताना है। थर्ड पे आओ, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सही बात है, 2 भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी बात सत्य है, हमें असत्य बताना है। तो भाई जब 3 लोग हमारे लिए गलत हो गए तो बिना कहे हम लोग जानते हैं कि भाई जब 3 लोग गलत है चौथा वाला सही होगा। फिर भी देखें क्या लिखा है? 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही हमारी 1 से होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये 4th नंबर ऑप्शन चूंकि गलत है और हमें गलत वाला ही बताना था, तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब जो ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये सुपर टेट में पूछा गया है। सुपर टेट 6 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था, हालांकि इसमें औसत लिखा हुआ है, अभी आप औसत के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो फिर भी अगर इसमें क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या लिखा है? प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो भाई जब आप यही नहीं जानेंगे कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक कौन होती हैं, तो आगे औसत वाला अगर चीज़ जान भी जाए तो बेकार है। तो ये पहले लेक्चर से रिलेटेड इतनी बात तो है ही है कम से कम, कि अगर आप प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, प्रथम 9, क्या कहा गया है? प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या स्टार्टिंग की 9 अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो भाई औसत आप कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें पुटअप किया है। तो फिलहाल देखते हैं, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? भाई 2 होती है। दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है। फिर इसके बाद तीसरी 5 होती है, 7 होती है, फिर 11 होती है,
इसके बाद नंबर आता है 13 का, फिर इसके बाद 17 का, इसके बाद फिर 19 का, कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद भाई 23 का। ये टोटल स्टार्टिंग की 9 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका औसत पूछा जा रहा है। अभी आप औसत के बारे में शायद अच्छे से नहीं जानते होंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा औसत तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए, जब भी औसत निकालना होता है तो सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उससे भाग कर दो। तो फिलहाल जोड़ने वाला वर्क करते हैं। तो 3 और 9 12, 12 और 9 19, 12 और 7 19, 19 और 3 22 है, 1 23 और 7 30 और 5 35 और 3 38 और 2 40 की कैरी हुआ 4 5 6 7 8 और 2 10। यानी कि इन जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनका योगफल कितना आया 100। और ये कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं, 9 से भाग कर देना है। तो इसका आंसर आएगा 11 सही 1/9। हालांकि जब हम लोग औसत वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। 11 से 1/9 इसका 4th नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन आपको ये तो जानना जरूरी है कि भाई प्रथम प्राकृतिक 9 अभाज्य संख्याएं होंगी कौन सी। यही नहीं जानते होंगे तो औसत बहुत निकालना जानते हैं, वही बेकार है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया था। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विभाजिता का नियम, कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी होगी उसको हम लोग बिना पेन और पेपर का यूज किए ये पता करना होगा कि वो संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको विभाजिता के रूल के बारे में बताएंगे। वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यूपी टेट 2022 की परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पर कवर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।